हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वह भूआकृति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है चट्टान। दोस्तों, अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से कुछ प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, चट्टान रॉक्स क्या है। दूसरा, इसके प्रकारों को जानेंगे हम। तीसरा, इससे संबंधित अगर कुछ विशेषताएं हो तो उनको भी हम जानेंगे। सर्वप्रथम क्या है चट्टान, क्या है। दोस्तों इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है, आप समझें। देखिए चट्टान क्या है। वे सभी पदार्थ जिनसे भू परपटी का निर्माण हुआ। देखिए परिभाषा कितनी सरल है। वे सभी पदार्थ जिनसे भूपरपटी का निर्माण हुआ चट्टान कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, चट्टानें कठोर भी हो सकती हैं, मुलायम भी हो सकती हैं। कठोर जैसे ग्रेनाइट, एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्रेनाइट का। ठीक है। दूसरा, चट्टान मुलायम भी हो सकती हैं। मुलायम, अब आप सोच रहे होंगे मुलायम, हमने तो पढ़ा ही नहीं है मुलायम, लेकिन चट्टान मुलायम भी होती हैं। आप लोग अभी लोग चट्टान आपने ठोस रूप में देखा, लेकिन चट्टान मुलायम भी होती है। जैसे रेत, चीका। जो बालू है वो जो रेत है ये भी चट्टान के ही उदाहरण कहलाते हैं। ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पर इसके टाइप्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं, चट्टानों के टाइप्स को देखते हैं। और किसी भी परीक्षा को उठाकर देख लें तो इससे प्रश्न अवश्य बनते हैं। चाहे कॉन्सेप्ट लेवल पर आप ले सकते हैं, चाहे फैक्चुअल लेवल पर, किसी भी लेवल पर इससे प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आइए अब हम इनके प्रकार को देखते हैं। प्रकार, ठीक है, क्या है तो हम देख चुके हैं। अब हमको डिस्कस करना है इससे संबंधित प्रकार। ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रकार। इसके प्रकार उत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? आग्नेय चट्टान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक्स। साथ साथ आप नोट करते जाइए आप सभी लोग, इग्नियस रॉक्स। दूसरे, अवसादी चट्टान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। तीसरा इसका टाइप्स होता है जिसको कहते हैं रूपांतरित चट्टान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान को उठाते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। आग्नेय चट्टान, देखिए आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, आग्नेय चट्टान मतलब अग्नि। आग्नेय चट्टान मतलब अग्नि, मतलब ऐसी चट्टान जो आग से निर्मित हुई हो, अग्नि चट्टान होती है। देखिए अब कैसे, देखिए इसकी की सतह है क्रस्ट, इसको मैं यहां लिख देता हूं क्रस्ट। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है।
बढ़ रहा है। जब पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो उपस्थित पदार्थ होंगे वो पिघल जाएंगे, वो गर्म गलित अवस्था में होंगे। मान लीजिए गर्म गलित अवस्था में है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ पदार्थ, ठीक है, गर्म गलित अवस्था में है। जो यह गर्म गलित अवस्था में पदार्थ है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, इसको हम कहते हैं मैग्मा। मैग्मा। जबकि जब यही पदार्थ पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंच गया, मान लीजिए पहुंच गया सतह पर, तो इसको हम कहते हैं लावा। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लावा। लावा, ठीक है। देखिए, जब यह मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर जम जाता है तो इससे हमारा पृथ्वी का आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, आंतरिक भाग में जम जाता है, तो इसको हम कहेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान, ठीक है। और जब यही भाग जो हमारा लावा का भाग पृथ्वी की सतह पर जमता है ठंडा होकर, तो इसको कहेंगे हम बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, आप लोग समझ जाइए। बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है, समझिए। मैंने बताया है कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पृथ्वी की सतह के अंदर जाएंगे, अंदर जाया जाएगा तो देखा जाएगा पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वो गर्म गलित अवस्था में है। जो गर्म गलित अवस्था में है इसको हम मैग्मा कहेंगे, जो आंतरिक भाग में है। जबकि यही भाग जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो इसको हम लावा कहते हैं। जैसा कि आप देखते भी हैं, जैसे जब आता है मैग्मा निकल के तो आप देखते हैं इससे जो चट्टान का निर्माण होता है इसको कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। जबकि जब यही मैग्मा आंतरिक भाग में जम जाता है, आंतरिक भाग में जम जाता है तो इसको आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, मैं इसको आगे लिखता हूं, ठीक है। इस फिगर को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे आप देखिए, ठीक है। मैग्मा का अगर शीतलीकरण, मैग्मा का शीतलीकरण, शीतलीकरण यानी ठंडा, कूलिंग कह सकते हैं, ज्यादा हिंदी हो गई विशुद्ध रूप से। मैग्मा का शीतलीकरण अगर आंतरिक भाग में होता है तो इससे कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण, आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। जबकि लावा का शीतलीकरण होता है जो पृथ्वी की सतह पर, तो इससे क्या बनता है? शीतलीकरण, तो इससे क्या बनता है? बाह्य आग्नेय चट्टान। देखो मैंने यहां चित्र में साफ साफ लिखा है बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैंने बता दिया है आग्नेय चट्टान का मतलब अग्नि से निर्मित होती है चट्टान, मतलब लावा से चट्टान बनती है, लावा मैग्मा से, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और आप अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी आप परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन हल कर पाएंगे विदाउट हेसिटेशन, ठीक है। देखिए, मैग्मा जो होता है, मैग्मा में सिलिका की मात्रा ही, जो सिलिका होती है, सिलिका की मात्रा ही निर्धारित करेगी, निर्धारित क्या करेगी? निर्धारित यह करेगी, निर्धारित करेगी कि जो चट्टान कैसा होगा? अम्लीय होगा, ज्यादा अम्लीय होगा कि कम अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। कितना होगा, ठीक है। गलनांक कितना होगा चट्टान का, ठीक है। घनत्व कितना होगा चट्टान का, यह सब कौन डिफाइन करता है? मैग्मा में सिलिका की मात्रा। अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा ही निर्धारित करेगी
कि हमारी चट्टान अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी, कि उसमें गाढ़ापन ज्यादा होगा कि कम होगा, कि उसका गलनांक ज्यादा होगा कि कम होगा, कि उसका घनत्व कम होगा कि ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए बताता हूं मैं, इसको मैं साफ करता हूं। देखिए, इफ मैग्मा में मान लीजिए सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा ज्यादा है, इस ज्यादा का निशान है साइन, ठीक है, सिलिका की मात्रा ज्यादा है, तो चट्टान कैसी होगी, चट्टान की अम्लीता ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार मैं यहां पर डॉट डॉट कर देता हूं। मान लीजिए सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो क्या होगा, चट्टान का गाढ़ापन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो चट्टान का घनत्व कम होगा, अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो चट्टान का गलनांक ज्यादा होगा। देखिए, अब आपको इन दो में कंफ्यूजन अवश्य हो रहा होगा, गाढ़ापन ज्यादा है और घनत्व कम है। आप पानी और बर्फ में बताइए कि किसका घनत्व ज्यादा है, पानी का घनत्व ज्यादा है, और पानी और बर्फ में गाढ़ा कौन है, तो आप कहेंगे बर्फ। लेकिन आप देखते हैं बर्फ को जब हम पानी पर फेंकते हैं तो वह डूबती नहीं बल्कि तैरती है। तो देख लीजिए, गाढ़ापन एक अलग चीज है और हमारा घनत्व एक अलग चीज है। ठीक है, ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं किसकी, आग्नेय चट्टान की विशेषताएं। ठीक, आग्नेय चट्टान की विशेषताएं देख रहे हैं। देखिए, जैसे हमने देखा था, आग्नेय चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसका निर्माण होता है। तो अगर जब ज्यादा गहराई पर निर्माण होगा, वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो वहां पे जीव वगैरह नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। तो इसमें क्या होता है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी इसका, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं इसमें, आग्नेय चट्टान में। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, चलिए पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, चलिए मैं इसे लिख देता हूं। दूसरा देखता हूं कि इसमें देखते हैं कि इसमें परतें भी नहीं पाई जाती हैं, परतें भी नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि जो आग्नेय चट्टान होती है उसका निर्माण एक ब्लॉक के रूप में होता है, खंड के रूप में होता है। ठीक है, ठीक है। और तीसरी विशेषता देखें आग्नेय चट्टान की, तो इसमें कह सकते हैं रवा या कण, क्रिस्टल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल। ठीक है, रवा व कण इसमें पाए जाते हैं, रवा और कण पाए जाते हैं। कैसे, चलिए मैं बताता हूं। रवा और कण पाए जाते हैं कैसे, हाँ मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कोई इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है, आग्नेय चट्टान बना लेता हूं, जैसा फिगर बन रहा है टेंशन मत लीजिए, ये चट्टान है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, आप देखते हैं कि इस पर कहीं पर क्रिस्टल बड़े होते हैं, कहीं पर क्रिस्टल छोटे होते हैं। ये बड़ा क्रिस्टल कर देता हूं, कहीं पर छोटे क्रिस्टल हैं, कहीं पर बड़े क्रिस्टल हैं, कहीं पर छोटे क्रिस्टल हैं, कहीं पर छोटे क्रिस्टल हैं, कहीं पर बड़े क्रिस्टल हैं। देखिए, जो क्रिस्टल बड़े हैं और क्रिस्टल छोटे हैं, इनका कारण क्या है कि यह क्रिस्टल बड़े हैं और इस क्रिस्टल छोटे हैं। देखिए, कणों के आकार के आधार पर, मतलब जो पृथ्वी की सतह के अंदर जो शीतल लावा का, पृथ्वी की सतह पर लावा का शीतलीकरण हो रहा है, और पृथ्वी की आंतरिक सतह में जो मैग्मा का शीतलीकरण हो रहा है, उससे निष्कर्ष निकलता है। कैसे, अगर शीतलीकरण की दर कम है, यानी ठंडे होने की दर कम है, तो कणों का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। कणों का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा हमारा। कणों का साइज कैसा होगा हमारा, बड़ा होगा। आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था
एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए दो सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। एक अवस्था ए है, एक अवस्था ए है, ठीक है। एक सिचुएशन ए है, ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। जब अगर मान लिया जाए यहाँ का तापमान 300 डिग्री है पृथ्वी के आंतरिक भाग का, ठीक है, जबकि यहाँ का तापमान 30 डिग्री है, ठीक है। अब आप बताइए कि जो पदार्थ है, जो मेटल है, वो ठंडा कहां पर होगा, ठंडा कहां पर होगा सबसे पहले? तो आप कहेंगे सर जी ए पर होगा, क्योंकि यहाँ का तापमान कम है और यहाँ का तापमान ज्यादा है, यही कहेंगे ना आप। तो देखिए, जब यहाँ का तापमान ज्यादा है तो यहाँ पर जो मैग्मा है, मैग्मा के जो ठंडे होने की दर है यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। जब यहाँ पर ठंडे होने की दर कम होगी मैग्मा की, तो यहाँ पर जब मैग्मा ठंडा होगा तो उसको जो क्रिस्टल बनेंगे वो बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे। जबकि यहां पर देखेंगे, यहां पर मैग्मा की ठंडे होने की दर बहुत ज्यादा है, तीव्र है। जब तीव्र गति से ठंडा होगा तो उसमें क्रिस्टल, बड़े क्रिस्टल नहीं बन पाएंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे। यही होगा ना। मान लीजिए एक जगह एसी है, ठीक है, यहाँ का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक जगह आप ले लीजिए, मान लीजिए धूप में बैठे हैं और यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप दो समान, मान लीजिए कोई मेटल है और उनका तापमान समान है। अब एक को आप रखते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक पर रखते हैं आप 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो सबसे पहले ठंडी कहां पर होगी चीज? तो आप कहेंगे एसी वाली जगह पर ठंडी होगी कोई मेटल, ठीक है। तो ठीक यही कारण है कि जो पृथ्वी की आंतरिक सतह में जो मैग्मा जमता है उसमें कणों का आकार बड़ा होता है। की मात्रा, सिलिका की मात्रा, ठीक है, और एक तरफ हम लेंगे चट्टानों का प्रकार, चट्टानों का प्रकार, ठीक है, और एक तरफ हम लेंगे कि चट्टान कैसी होगी आंतरिक भाग में और बाहर भाग में कैसी जमेगी बाहर भाग में, ठीक है। देखिए, अगर सिलिका की मात्रा मोर देन 70% हो, मतलब अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा 70% से अधिक हो तो चट्टानों का प्रकार कैसा होगा? तो चट्टान हमारी कैसी होगी? अम्लीय, अम्लीय, एसिडिक, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेल्सिक भी कह सकते हैं, फेल्सिक। फेल का मतलब फेल्स पर और सिक का मतलब, सॉरी, फेल का मतलब फेल्स पर और सिक का मतलब सिलिका, ठीक है। तो चट्टानों का प्रकार होगा अम्लीय होगा, और चट्टान कैसी बनेगी पृथ्वी के आंतरिक भाग में, कैसी जमेगी? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टान बनेगी। अगर मैग्मा में 70% से ज्यादा सिलिका की मात्रा है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ग्रेनाइट चट्टान बनेगी। ग्रेनाइट चट्टान यह बहुत ही मजबूत चट्टान होती है, कह सकते हैं इसका घनत्व तो कम होता है, और अक्सर सभी लोग अपने टाइल्स, घरों में टाइल्स की जगह इस ग्रेनाइट पत्थर का यूज करते हैं, ठीक है। जबकि हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कौन सी चट्टान बनेगी? अगर सिलिका की मात्रा 70% से ज्यादा है तो यहाँ पे बनेगी रायोलाइट, रायोलाइट, ठीक है, रायोलाइट, ठीक है। अब देखिए, अगर सिलिका की मात्रा 60 to 70% हो, अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा 60 to 70% हो तो चट्टान तो चट्टानों का प्रकार कैसा होगा? कह सकते हैं न्यूट्रल, बिल्कुल राइट, न्यूट्रल होगा, सही जवाब। उदासीन, जिसको हिंदी में उदासीन कहते हैं, इंटरमीडिएट के रूप में होगा, उदासीन होगा, ठीक है। तो चट्टान कौन सी बनेगी आंतरिक भाग में? चट्टान कौन सी आएगी? डायोराइट बनेगी, डायोराइट बनेगी, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी ऊपरी सतह पर कौन सी चट्टान आएगी? तो यहां पे आएगी एंडेसाइट, एंडेसाइट। इसी से आपका एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है, यानी यही चट्टानें हैं जो हमारे एंडीज पर्वत के निर्माण में सहायक हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं, अगर सिलिका की मात्रा 60 to 45% हो, मतलब 60 से लेकर 45% के बीच हो अगर सिलिका की मात्रा, तो चट्टान कैसी होगी? चट्टानों का प्रकार कैसा होगा?
चट्टानों का प्रकार आपका हुआ क्षारीय, क्षारीय, क्षारीय होगा। और आपके आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान बनेगी? ग्रेवो, ग्रेवो, ग्रेवो चट्टान बनेगी। और बाह्य भाग में, बाह्य भाग में आपकी बेसाल्ट चट्टान बनेगी। पृथ्वी के ऊपरी भाग में बेसाल्ट चट्टान कहां पाई जाती है? पृथ्वी के ऊपरी भाग में तो पाई जाती है। और आप देखते हैं अगर सिलिका की मात्रा लेस देन 45% से कम हो, मान लो अगर मैग्मा है, जो मैग्मा निर्मित हुआ है उसमें सिलिका की मात्रा 45% से कम हो, तो चट्टानों का स्वरूप कैसा होगा? अति क्षारीय होगा, अति क्षारीय, बिल्कुल राइट, अति क्षारीय होगा। अल्ट्रा बेसिक, ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टान कौन सी आएगी? पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट बनेगी, ठंडी होकर जमेगी, पेरिडोटाइट, ठीक है। और जबकि आपके पृथ्वी के ऊपरी भाग पर कौन सी चट्टान जमेगी, यानी जमेगी ठंडी होकर, तो इसका कोई नाम नहीं है, नॉन नोएबल, नॉन नोएबल, कोई जानकारी नहीं है, ठीक है इसके बारे में, सॉरी, नो नोएबल, नो नोएबल आएगा यहाँ, ठीक है। तो आप अगर किसी भी एग्जाम को उठाकर देख ले तो यह जरूर आता है कि अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा इतने % है तो कौन सी चट्टान बनेगी। यह क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कह सकते हैं वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट। और आप इसको रटने की जरूरत भी नहीं है, मैंने समझा दिया है कि अगर मोर देन 70% हो तो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में ग्रेनाइट चट्टान बनेगी, अगर 60 to 70% हो तो आंतरिक भाग में डायोराइट बनेगी। अब एक नोट और आप नोट कर लीजिए कि अधिक सिलिका से हम कम सिलिका की ओर जाते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं चट्टानों का रंग गाढ़ा होता जाता है। चट्टानों का रंग कैसा हो जाता है? गाढ़ा होता जाता है। अगर हम अधिक सिलिका से, मान लीजिए हम अधिक सिलिका से कम सिलिका की ओर जा रहे हैं, यहाँ 70%, यहाँ 40%, तो चट्टानों का रंग कैसा हो रहा है? गाढ़ा होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। आप देखिए बेसाल्ट जो कि गाढ़ा है, गाढ़ी चट्टान है, ठीक है, इसका रंग कैसा? गाढ़ा है, सॉरी गाढ़ा है, ठीक है। अब आप आगे देखिए, मैं आपको पढ़ाता हूं अवसादी चट्टान, जैसा कि मैंने डिवाइड किया था टाइप्स में। अब आप देखिए अवसादी चट्टान, बहुत ही अक्सर आप 99% मान लीजिए प्रश्न है अवश्य मिलता है अवसादी चट्टान से संबंधित। चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, यूपीपीसीएस ले लीजिए, एसएससी और ऑल वन डे एग्जाम ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, चाहे टेट सुपर टेट कोई भी ले लीजिए, आपको इससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, ठीक है। अवसादी चट्टान बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, अवसादी चट्टान, जैसा कि हम आग्नेय चट्टान के बारे में बात कर ही चुके हैं। अब अवसादी चट्टान के बारे में सुनिए। अवसादी चट्टान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैंने बताया था, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टान, देखिए नाम से ही परिभाषा निकालिए, आपको कुछ नहीं रटाऊंगा मैं यहाँ पे, नाम से सुनिए। अवसादी चट्टान मतलब अवसाद से निर्मित, अवसाद से निर्मित, अवसाद से निर्मित ऐसी चट्टान जो अवसाद से निर्मित हो, अवसादी चट्टान कहलाती हैं। अब आपको परिभाषा रटनी पड़ी, नहीं रटनी पड़ी ना, तो आप खुद निकालिए। अवसादी चट्टान मतलब अवसाद से निर्मित, ऐसी चट्टान जो अवसाद से निर्मित हो वह अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर अवसाद क्या है, हमको अवसाद नहीं समझ में आया, अवसाद बता दीजिए, आप ये पूछेंगे। तो मेरे दोस्तों समझिए, अवसाद का मतलब ये होता है चट्टानों के विखंडित टुकड़े, चट्टानों के विखंडित टुकड़े या कण कह सकते हैं, विखंडित टुकड़े या कण, इन्हीं से तो अवसाद बनेंगे। आप सोचिए, जो चट्टान है हमारी आग्नेय चट्टान जो निर्मित है, रायोलाइट है पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, क्रस्ट पर, तो जब यह इसका विखंडन होता है तो इससे टुकड़े बनते हैं, टुकड़े या कण के रूप में टूटता है, तो यही तो हमारे अवसाद होते हैं, यही तो हमारे अवसाद होंगे, ठीक है। और जब यह अवसाद बाद में इकट्ठे जमा हो जाएंगे तो चट्टान बन जाएगी, अवसादी चट्टान, ठीक है। चलिए आगे बताता हूं मैं अवसादी चट्टानों के विखंडित टुकड़े, अवसादी चट्टान होते हैं, ठीक है। अब मैं बनाता हूं, एक चट्टान बनाता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी
अवसादी चट्टान है। अब मान लीजिए जैसी है चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान है, ठीक है, अवसादी चट्टान है। सॉरी, अवसादी चट्टान नहीं है, सॉरी, यह चट्टान आपकी है आग्नेय चट्टान। इसको आप लिखिए आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक है। अब इस चट्टान का क्या होगा? इस चट्टान का होगा विखंडन, विखंडन एवं वियोजन, विखंडन एवं वियोजन हुआ। तो क्या निर्मित हुआ? अवसाद होगा निर्मित। मान लीजिए कोई पत्थर ले लीजिए आप, उसको जब वो टूट कर गिरता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, तो यह अवसाद के रूप में बनता है। तो जब यह इसका विखंडन हुआ, टूटा यह, जब यह, ठीक है, तो अवसाद बना। और जब यह अवसाद का पुनः जमाव हुआ, पुनः जमाव, जब इस अवसाद का पुनः जमाव हुआ तो क्या बना? अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। अब पुनः जमाव, अब इसको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में देखा जाए तो पुनः जमाव का मतलब क्या कहते हैं? निक्षेपण। इसको कहते हैं निक्षेपण, निक्षेपण, इंग्लिश में कहते हैं डेपोजिशन, ठीक है। और अगर आप विखंडन एवं वियोजन का मतलब देखा जाए, मतलब टूटन का मतलब, तो इसको ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं अपक्षय, अपक्षय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग, वेदरिंग, WEATHERING, वेदरिंग कहेंगे इसको, अपक्षय, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बताता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्पेस भर गया है, क्योंकि चित्र बनाने पड़ रहे हैं, फिगर, ठीक है। वेदरिंग, अब अपक्षय, 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 अपक्षय किन किन तरीकों से होता है? आप सोचिए जरा। तो अपक्षय आप सोचिए किन किन तरीकों से होता है। अपक्षय कहेंगे आप तो भौतिक रूप से भी होता है, जैविक रूप से भी होता है, और आपका कह सकते हैं रासायनिक रूप से भी होता है। भौतिक रूप से कैसे? मान लीजिए मौसम में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, ठीक है, तो भौतिक रूप से अपक्षय, भौतिक रूप से अपक्षय, भौतिक अपक्षय, मौसम में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर में परिवर्तन, ठीक है, इसी का पार्ट ही है, ठीक है, मौसम में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन। और आप देखते हैं जैविक अपक्षय कैसे होता है? जैविक रूप से अपक्षय, जैविक रूप से आप कहेंगे, मान लीजिए कोई जीव है, भारी भरकम जीव है, हाथी ले सकते हैं, हाथी, हाथी, बाघ इत्यादि जीव है, इन सबके जब ये चलते हैं तो चट्टानों पर प्रेशर पड़ता है, जब प्रेशर पड़ेगा तो यह टूटेंगे, टूटेंगे ना। और कह सकते हैं एक बहुत बड़ा जीव है जो कि कह सकते हैं मानव, मानव ही है एक, जो कि डायनामाइट लगाता है और सीधे के सीधे चट्टानों को उड़ाता है, विस्फोट करता है। एक तरह का जीव ही तो है, कहेंगे नहीं कहेंगे? आप ही सोचिए, ठीक है। जैविक हो गया। और रासायनिक रूप, रासायनिक अपक्षय क्या होता है? रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जंग लगना, जंग लगेगा तो टूटे, वो लोहा होता है वो उसका बुरा टूटता है, टूटता है तो उसका क्या होता है? अपक्षय होता है ना। तो अपक्षय के तीन हैं, भौतिक तीन रूप हैं, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। अगर आपको कोई संदेह हो तो कमेंट भी कीजिए, पूछिए, मैं हर चीज का जवाब दिया जाएगा आपको। यहाँ इस आपको प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क चीजें प्रोवाइड की जा रही है, कोई फीस नहीं ली जा रही है आपसे, बस आप मन लगाकर पढ़िए, हमें फॉलो कीजिए बस, और कुछ नहीं, और अपने एग्जाम क्लियर करिए। देखिए ये जो आपकी आग्नेय चट्टान है, इसका हो रहा है अपक्षय, वेदरिंग हो रही है इसकी, वेदरिंग, वेदरिंग का कारण क्या है? क्योंकि टेम्परेचर का ज्यादा होना, टेम्परेचर का कम होना। जैसे मान लीजिए दिन होता है तो दिन के समय टेम्परेचर ज्यादा होता है, जबकि नाइट होती है तो नाइट के समय पर टेम्परेचर कम होता है। तो जब यह प्रोसेस चलता है तो इससे क्या होता है? चट्टानों में टूटन आती है, तो इससे हमारे आग्नेय चट्टान का क्या हो रहा है? वेदरिंग हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, ठीक। जब ये कण टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो फिर इनका अपर्दन होगा। अपर्दन क्या है?
और आप कहेंगे अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है जो हमारी जो अपक्षय के उपरांत जो टूटे हुए पदार्थ होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है। तो अपक्षय का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजें जाती हैं, किसके द्वारा जाती हैं? नदी द्वारा, वर्षा द्वारा, हिमानी द्वारा, ठीक है। इन्हीं के द्वारा तो हमारी चीजों का अपर्दन होता है, ठीक है। अब अपक्षय हो रहा है, यहाँ पर अपर्दन हो रहा है। तो यहाँ पर जो चीजें रास्ते में मिल रही हैं तो यह इनको हवा द्वारा उड़ाकर या पानी द्वारा बहाकर, मान लीजिए यहाँ पर इनको समुद्र में एकत्रित कर रही है, ठीक है, समुद्र में एकत्रित हो रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार फिर और अपक्षय अपर्दन हुआ, और चीजें कण आए, तो यहाँ पर मान लीजिए इनके रास्ते में पेड़ पौधे आए टूटे तो यह इनको जो अपर्दन के थ्रू यहाँ पर पृथ्वी के समुद्र में यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं, समुद्र में इकट्ठी हो रही हैं, ठीक। इसी प्रकार और चीजें भी आई बहकर, तो यहाँ पर सब एकत्रित हो गई हैं, ठीक है, एकत्रित हो गई हैं। तो आप देखिए, अब जब चीजें इन पर लेयर की लेयर बनती जाएंगी, लेयर की लेयर बनती जाएंगी, लेयर की लेयर बनती जाएंगी, तो इन पर दबाव बढ़ेगा। जब दबाव बढ़ेगा ना, दबाव बढ़ेगा, वो आप पूछेंगे कैसे? मान लीजिए आप एक स्पंज ले लीजिए, स्पंज को आप पानी में डालते हैं, पानी में डाल रहे हैं, तो उस पर पानी एकत्रित हो जाता है। अब उसी स्पंज को पानी के अंदर उसके ऊपर 1 किलो का बांट रख दीजिए आप। 1 किलो का जब बांट रख देते हैं तो क्या होता है? उससे पानी निकल जाता है। पानी निकल जाता है तो क्या होता है? तो उस पानी जब उससे निकल जा रहा है तो क्या होगा? उससे मजबूती, उसमें यानी मान लो जो लेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगी, देखिए ऐसे चिपक जाएंगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है? उसमें शैलीकरण हो रहा है। शैलीकरण मतलब कठोरता आ रही है। साथ ही कह सकते हैं सीमेंटीकरण भी हो रहा है उसमें। सीमेंटीकरण मतलब सीमेंटीकरण होने के साथ साथ यानी सीमेंटीकरण, शैलीकरण, कठोरता और सीमेंटीकरण दोनों हो रही है। तो क्या हो रहा है? इससे हमारा अवसादी चट्टान का निर्माण हो रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है। आपने अक्सर बहुत से लोगों को देखा होगा कि दिन में 24 घंटे में बार मुंह धोते हैं, तो क्या होता है? वो अपने चेहरे का टेम्परेचर ज्यादा या कम करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है? उनके चेहरे पर बहुत ही जल्दी झुर्रियां पड़ जाती हैं, ठीक है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। फिर वो लोग गार्नियर रिंकल क्रीम का यूज करते हैं। इसलिए आपको लंबे समय तक युवा रहना है तो आप अपने चेहरे को ज्यादा मत धोएं। मेरा तो कहना है कि नहा ही कम, ठीक है, ज्यादा मत नहाइए। आपने देखा हुआ ऑस्ट्रेलिया साइड देखें तो वहां पर पानी की बचत करने के लिए लोग स्पंज को लेते हैं, पानी को भिगोकर, और उसको अपने शरीर को साफ करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको लंबे समय तक युवा रहना है तो आपको मेरे हिसाब से नहाए ही कम, ठीक है, ठीक है। बार चेहरे को मत धोएं। जो लोग ज्यादा सुंदर होने की लालसा रखते हैं कि सुंदर हो जाए, बार मुंह धुलते हैं, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला, झुर्रियां ही पड़ेंगी आपके चेहरे पर। इससे तो यही निकलता है। और इस एक चीज की शिक्षा भी और मिलती है। आप सोचिए कि प्रकृति मनुष्य की शिक्षक होती है। कैसे? अब देखिए शिक्षक कैसे हो रही है, इससे एक शिक्षा मिल रही है हमें। जो उठा हुआ भाग है इसका कटाव हो रहा है, जबकि जो झुका हुआ भाग है उसमें चीजें इकट्ठी हो रही हैं। इसलिए आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए। अगर आप कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अंदर नम्रता का भाव होना बहुत जरूरी है। नम्रता का भाव होना बहुत ही जरूरी है आपके अंदर, ठीक है। एक मूवी भी आई है अल्लू अर्जुन, मैं झुकेगा नहीं साला। अरे मतलब क्या है झुकेगा नहीं? अगर झुकेगा नहीं तो चीज व्यक्ति प्राप्त कैसे करेगा? आप स्टूडेंट और शिक्षक के रूप में भी ले लीजिए। अगर स्टूडेंट के मन में अगर शिक्षक के प्रति नम्रता का भाव, अगर कुछ चीज ग्रहण करना चाहता है, उसके प्रति झुकाव नहीं है, तो वह कैसे ग्रहण कर पाएगा? सोचिए आप 1 मिनट के लिए। आपके अंदर नम्रता का भाव होना बहुत जरूरी है। इससे तो हमें यही शिक्षा मिल रही है कि जो चीज ऊपर उठी हुई है इसका कटाव हो रहा है, जबकि जो झुकी हुई चीज है उससे चीजें हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अब आपके लिए रूपांतरित चट्टान मतलब मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आएंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी चीज पर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, आपको सभी चीजें बताई जाएंगी। धन्यवाद।